हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि विंटर्स का मौसम ऐसा क्यों बिहेव करता है कि लोगों को स्ट्रोक्स आते हैं, स्पेशली हार्ट स्ट्रोक्स। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, साथ में हार्ट को हार्डली पंप करना पड़ता है। ये सारे कारण मिलके हमें हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। जिम में ही हमने देखा कि वो लोग दे लूजिंग और मे बी हैविंग अ हार्ट स्ट्रोक। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वो तो आप कह रहे हैं लाइफस्टाइल अच्छा होने की वजह से नहीं होना चाहिए। तो आप काफ़ी दिन से तो आराम से बैठे थे, बट आपने सडनली सोचा कि नहीं, मैं आज जिम जाके एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। सीधा हमने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी विदाउट एनी कार्डियोस, एरोबिक्स। हमने हार्ट को अडेप्ट होने का टाइम नहीं दिया। तो सडनली हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला 10 किलो वजन का, 5 किलो वजन का, और वो हार्ट उसको झेल नहीं पाया। तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। कि आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं तो वो क्या मेन ज़्यादा होते हैं या अब विमेन में भी हार्ट अटैक्स पाए जा रहे हैं? यंग अगर बात करें तो यंग तो मेल से ज़्यादा है। पेरीमेनोपॉजल जो लेडीज़ हैं, विमेन 40 से 55 साल की जो है, वो ज़्यादा प्रोन होती हैं। तो अराउंड 50% ऑफ हार्ट अटैक इन विमेन अभी इस एज में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आपका स्वागत करती हूं खास बात सिमरन के साथ के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड में। दोस्तों, ये पॉडकास्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये आप ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके एंड तक, बिकॉज आज हम आप बात करने जा रहे हैं बहुत ही विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट से। हमारे इस मंच पे हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव गेरा, जो कि हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, और बहुत सारी जिंदगियां वो बचा चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ ये पोडियम शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में ज़रूरी हैं आज के टाइम में, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बारीकी से ध्यान रखनी है, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो देखते रहिए और आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव गेरा का। आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने आज बात करी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड एंड थैंक यू दैट यू हैव स्पेड टाइम। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि इस सर्दियों के मौसम में मैं बहुत बारी देख रही हूँ, काफ़ी ऐसी बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रही हैं कि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि विंटर्स का मौसम ऐसा क्यों बिहेव करता है कि लोगों को स्ट्रोक्स आते हैं, स्पेशली हार्ट स्ट्रोक्स। तो जैसे हम बात करें, जैसे आपने ठीक बताया कि विंटर्स में हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। वैसे पिछले 5 से 10 साल का डेटा देखा जाए तो हिंदुस्तान में वैसे ही हार्ट अटैक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्पेशली यंग हार्ट अटैक जो बोलते हैं, बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। स्ट्रोक्स बढ़ गए हैं, बड़े यंग लोग हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक्स के साथ आते हैं। तो वो तो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो हमने अपनी बैड लाइफस्टाइल से ली है। बट वही बैड लाइफस्टाइल अब जो विंटर्स आए हैं उसकी वजह से, और फिर बैड लाइफस्टाइल की वजह से जो इसका इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ कारण होते हैं जो विंटर्स में हमारे हार्ट अटैक ज़्यादा प्रोन होते हैं हम लोग। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, स्पेशली सडन एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे 4 दिन की जिसको बोलते हैं शीत लहर चली जी। उसके बाद जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो हमारी बॉडी में आपको पता है हार्ट जो होता है बेसिकली हर ऑर्गन को ब्लड देता है, पंप करता है। एवरी सेकंड इट इज़ पंपिंग। तो अराउंड 5 to 7 लीटर्स पर मिनट वो ब्लड पंप करता है हर जगह ऑर्गन्स में, स्किन में, मसल्स में, ऑर्गन्स में, ब्रेन में। तो जब सडन विंटर्स होते हैं तो हमारी जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसको बोलते हैं आम लैंग्वेज में। तो जब वो सिकुड़ जाती हैं तो हार्ट को और प्रेशर के साथ पंप करना होता है अपने ब्लड को पूरे ऑर्गन्स के लिए। तो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। साथ में होता क्या है, जो हमारा ब्लड होता है वो थिक हो जाता है विंटर्स में। उसकी जो इसको बोलते हैं रियोलॉजिक प्रॉपर्टीज़ की फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो ब्लड थिक हो जाता है, स्टिकियर हो जाता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वेसल्स की वॉल पे चिपकने लगते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया है कि क्योंकि हम लोग बेसिकली इनएक्टिव होते हैं विंटर्स में, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, साथ में हार्ट को हार्डली पंप करना पड़ता है, और ये सारे कारण मिलके हमें हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। स्पेशली उन लोगों में जिनमें पहले से साइलेंट हार्ट डिजीज़ पड़ी हुई थी। कुछ लोग जो हेल्दी हैं, जो पूरा ईयर हेल्दी लाइफस्टाइल जिन्होंने कैरी आउट किया है और रेगुलर वर्कआउट करते थे, थिन है, डायबिटीज़ नहीं है उनको, और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, तो ऐसे लोगों को विंटर्स में हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके पास सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जो लोग पहले से स्टैटिक थे, जो बैठे हुए थे एक जगह पे, और सडनली उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी विंटर्स में। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही दुखद है ये बात कि आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े यंग लोग, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला कि बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, और काफ़ी बारी देखा गया कि वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है। प्रॉब्ली जिम में ही हमने देखा कि वो लोग दे लूजिंग और मे बी हैविंग अ हार्ट स्ट्रोक।
तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वो तो आप कह रहे हैं लाइफस्टाइल अच्छा होने की वजह से नहीं होना चाहिए, बट व्हाई दिस यंग जनरेशन? कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अगर आपके कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। अब जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें हार्ट डिजीज़ के लिए या हार्ट अटैक के लिए, उसमें सबसे जो कॉमन चीज़ है वो इंडियंस में जो है वो हमारी जेनेटिक्स है। हम लोग एक्चुअली पहले से प्रोन है हार्ट डिजीज़ के लिए। हमारी आर्टरीज़ का साइज़ छोटा है। दूसरा, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कम होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हाई होती हैं। हमारी फूड हैबिट्स कुछ फ्राइड आइटम्स हम लोग ज़्यादा खाते हैं, टोटली ना ओवर कुक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर दूसरा, हमें सेंट्रल ओबेसिटी है। हमारा जो भी हम खाना खाते हैं हमारे पेट के आसपास जमता है एक्चुअली। हमारा मसल मास कम है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें प्रोन करती हैं हार्ट डिजीज़ की तरफ। तो इवन इफ़ किसी को रिस्क फैक्टर्स नहीं है, लाइक डायबिटीज़ नहीं है या किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, जो नॉन स्मोकर है उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर वो सडनली कोई एक्टिविटी करते हैं। तो आप काफ़ी दिन से तो आराम से बैठे थे, बट आपने सडनली सोचा कि नहीं मैं आज जिम जाके एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, एंड दैट टू मतलब वी स्टार्ट विद सीधा हमने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी विदाउट एनी कार्डियोस एरोबिक्स। हमने हार्ट को अडेप्ट होने का टाइम नहीं दिया। तो सडनली हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला 10 किलो वजन का, 5 किलो वजन का, और वो हार्ट उसको झेल नहीं पाया। तो होता क्या है कि अगर किसी की आर्टरी में प्लाक भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक भी नहीं है, देन इवन वो आर्टरी का जो होता है वहाँ रप्चर हो सकता है, उसको डिसेक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो हम सडन कार्डियक डेथ सुनते हैं, हार्ट अरेस्ट सुनते हैं या स्ट्रोक सुनते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है सडनली बीपी एकदम से शूट कर जाना, इस सडन एक्सरसाइज की वजह से, स्पेशली इन कोल्ड वेदर्स, और वो आर्टरी रप्चर हो जाती है, वहाँ क्लॉट बन जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ये कॉमन एक मैकेनिज्म है इन सब चीज़ों का। तो जैसे तो आपने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक, अब यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक, ऑफ कोर्स दे बोथ आर डिफरेंट, बट उनमें क्या है? और जब हमें ऐसा स्ट्रोक आ रहा हो, सपोजिटली ब्रेन स्ट्रोक आ रहा हो और हार्ट स्ट्रोक आ रहा हो, तो हमें इनके डिफरेंस कैसे पता चले कि इट इज़ रीचिंग टू द ब्रेन? ये इसका कैसे? इट्स नॉट लाइक दैट कि रीचिंग टू द ब्रेन। दो टर्म्स हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है ब्रेन अटैक। तो हार्ट अटैक जो होता है वो उसको हार्ट स्ट्रोक नहीं बोलते, हार्ट अटैक बोलते हैं। ब्रेन अटैक का मतलब ब्रेन स्ट्रोक। तो स्ट्रोक होता है जब आपने सुना होगा किसी को फॉलिस हो गया या पैरालिसिस हो गया, या उसकी स्पीच स्लर करने लगी है, वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से, या कोई भी एक हिस्सा हार्ट का बॉडी का काम नहीं कर रहा है, या उसको दिखना बंद हो गया एक तरफ से। तो ये होते हैं जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन अटैक। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शुगर की वजह से। बट हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक मीन्स कि इन्वॉल्विंग हार्ट। ब्रेन अटैक मतलब ब्रेन इन्वॉल्व किया है। तो हार्ट को जब खुद ही फ्लो नहीं मिलेगा, उसका जो आर्टरी जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड फ्लो मिल रहा है, अगर वो क्लॉग्ड हो जाए, बंद हो जाए सडनली, दैट कॉजेज हार्ट अटैक। तो वो एरिया हार्ट का डेड होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो हार्ट अटैक से आपको हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ए पेशेंट कैन सडनली फॉल एंड बिकम अनकॉन्शियस। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पहले हमें वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। जी। तो जैसे अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो वार्निंग सिग्नल होता है कि आपकी किसी बॉडी में एक तरफ या आधे हिस्से में ट्विचिंग हो रही है, या वीकनेस लग रही है, या आपकी सडनली आपकी वॉइस है, जो अटेंडेंट्स जो उनके रिलेटिव्स हैं वो बता रहे हैं कि नहीं आपकी जो ज़बान है वो लड़खड़ा रही है, या फिर एक तरफ से आप पानी पी रहे तो यहाँ से पानी धीरे से टपकने लगा है, या आपकी एक आँख या एक फेस, आप हंस रहे हैं तो ये वाला मूव नहीं कर रहा, दूसरा मूव कर रहा है ना। कुछ साइंस होते हैं इसमें, और वो कुछ वार्निंग सिग्नल्स पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीम फटीग होना बॉडी में, सिवियर हेडेक होना ब्लड प्रेशर की वजह से, चेस्ट पेन होना, चेस्ट में कंजेशन होना, या चोकिंग फीलिंग होना, जैसे लगना कि आपकी छाती को कोई दबा रहा है, जकड़ रहा है। स्पेशली जब आपको कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, आप बैठे हैं कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, खाना खाने के बाद आप चल रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या सडनली आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये प्री हार्ट अटैक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजिना। तो एंजिना अलग टर्म है जब हार्ट अटैक नहीं हुआ है। हार्ट अटैक मतलब एंजिना वो प्रोग्रेस कर गया हार्ट अटैक के अंदर, जब हार्ट की मसल डैमेज होनी शुरू हो गई है। तो एंजिना में क्या होता है कि आर्टरीज आपकी 70%, 80%, 90% के करीब ब्लॉक होती है, बट सडनली शेयर स्ट्रेस की वजह से, सडन स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, आपने वजन उठा लिया जैसे, या हैवी सॉल्ट मील खा लिया आपने, हैवी फैटी मील खा लिया, हैवी शुगर इनटेक ले लिया, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ थी, एकदम से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो अगर वो 70% ब्लॉक पड़ा है, वो भी रप्चर होकर हार्ट अटैक दे सकता है। तो लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि 60% की ब्लॉक है, 50% की ब्लॉक है, तो वो कुछ नहीं है, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं और टाइमली ट्रीटमेंट क्या लेना है उसके लिए, कैसे उसको डायग्नोज करना है, उसको गैस नहीं लेना है हमने,
तो हम अगर बात करें, बहुत ही कॉमन एक ये जी, एरर है, ये मिथ रहती है कि गैस्ट्रिक हो गया हाँ ये है। गैस होगा। तो अगर हम अक्रॉस दी वर्ल्ड डेटा की बात करें और हिंदुस्तान की बात करें, तो इंडिया में जो हार्ट अटैक का पेशेंट है वो एवरेज हमारे पास पहुंचता है करीब अराउंड 36 से 48 घंटे पे, एवरेज टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक का। और बाहर की बात करें तो 6 घंटे, इतना गैप है। वो क्यों है? क्योंकि अनअवेयर है हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। गूगल पे पढ़ के हम दवाइयाँ ले लेते हैं, गैस की दवाई, गैस सोचते तो हम दवाई ले देते हैं, करेक्ट। सर्च करके कहीं से ओवर द काउंटर केमिस्ट से ले लिया, पड़ोसी से पूछ लिया, फ़ोन पे डॉक्टर से पूछ लिया, किसी दोस्त से पूछ लिया, तो हम गैस लेते रहते हैं उसको। जबकि ये पता होना चाहिए कि गैस का सिम्टम 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटे के बीच में ठीक हो जाता है। सिंपल दवाइयाँ लेने से ठीक कर सकते हैं उसको। बट यूजली जो ऐसी गैस जो कभी हुई नहीं थी पहले, एकदम से शुरू हो गई और उसमें पसीना आ रहा है आपको, और स्पेशली जब आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आप स्मोक करते हैं, आप बैठे हुए हैं, आप मोटापा है आपको, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपके दादा परदादा है, किसी को भी हार्ट डिजीज़ रही है, तो आप प्रोन है हार्ट डिजीज़ के लिए, तो आप बेटर है कि आप ईसीजी करा लीजिए जाके, एक डायग्नोसिस रूल आउट कर लीजिए। अगर उसमें कुछ नहीं आता, देन इट कैन बी गैस, देन यू कैन टेक गैस ट्रीटमेंट्स। सो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात जानना कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए। और जैसे कि हमारा हमेशा का ये सोच रहती है कि जी हो सकता है कि गैस्ट्रिक हो, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखना है। और प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके फैमिली में कोई अफेक्ट हो रहा है तो बहुत जल्दी उन्हें लेके जाएं। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ईसीजी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली रिमूव, अगर हो सके कि गैस्ट्रिक है तो ईसीजी कराना बहुत सही रहेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, विंटर्स में ये सब बहुत सुनने को आ रहा है और मैं देखती हूँ बड़ी एज के लोग भी, वो भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। जहाँ आपने बताया कि यंग जनरेशन, बट देन ओल्ड पीपल। और एक तो ऐसा ही सीन रहा है, हमारे किसी क्लोज ने इस बात को नोटिस भी किया कि कुछ दिन पहले उन्हीं के फादर को अफेक्ट हुआ, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो मेजर रेशियो ऑफ पेशेंट्स था वो ओल्ड पीपल थे, लाइक दे वर एल्डरली। तो ऐसा क्यों कि एल्डरलीज और ज़्यादा अफेक्ट रहते हैं इस टाइम पे? एल्डरलीज तो डेफिनेटली, वो तो शुरू से जो डिजीज़ है हार्ट डिजीज़, वो एल्डरली की डिजीज़ थी। हाँ, जैसे आप बात करें 20 साल पहले या 15 साल पहले, तो जो एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है मेल्स में वो 65 साल 70 साल होती थी। बट अब आजकल 40-45 साल इसलिए हो गई है जो हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग एक तो इंडोर्स काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा एक बहुत कॉमन हो गया। करेक्ट। हाँ। और उससे हमारा वेट गेन ज़्यादा हो गया, तो एवरेज हमारा बॉडी वेट ही बढ़ गया। तो कुछ स्कूल में, दिल्ली स्कूल्स में स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बात हुई थी, जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ का। तो 50% ऑफ दिल्ली स्कूल किड्स जो थे आफ्टर 10th क्लास, दे वर ओबीस। तो वज़न बढ़ता गया क्योंकि हमारा एक तो फूड टेंडेंसीज हमारी बहुत इजी टू गेट फूड जो होते हैं, एकदम से हमारे पास जो स्नैकी फ्रूट्स आ जाते हैं, फास्ट फूड्स हो जाता है, तो इसकी वजह से यंग डिजीज़ शुरू हो गया नहीं। बट देखा जाए तो एल्डरली डिजीज़ है ये, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, फिर एज के साथ साथ आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं ना डीजनरेटिव प्रोसेस। तो जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है, तो आप एजिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ एजिंग, आपकी आर्टरीज एज कर रही हैं। तो 60 के ऊपर वाले तो डेफिनेटली प्रोन है, स्पेशली विंटर्स में जब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आर्टरीज जो नॉर्मल फ्लो है उसका वो स्लो हो जाता है, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, नैरो हो जाती है आर्टरीज, ऊपर से आपको ब्लड प्रेशर है, फिर एज का, फिर कोलेस्ट्रॉल का, सो इतनी सारी चीज़ें, और फिर आप एकदम से एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं। और एल्डरली को हम कंपेयर करें यंग से, तो उनके अंदर जो हीट सेविंग मैकेनिज्म्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो एक यंग आदमी 40 साल का जो है एज़ कम्पेयर टू जो 60 साल का 70 साल का है, उसकी हीट मैकेनिज्म, सेविंग मैकेनिज्म अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू 70 ईयर्स हो गया। तो वो हीट सेव नहीं करेगा, तो हार्ट को और हार्डली पंप करना है इन एन एल्डरली। तो हार्ट डिजीज़ इन विंटर्स तो एल्डरली में बहुत कॉमन है, बट यंग लोगों को भी आजकल बहुत मिल रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे मैंने बताया आपको। और फिर उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ आजकल लगे अराउंड यंगर पॉपुलेशन हम देखें, तो वो स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, सडन। हम एक्चुअली गैस चैम्बर में ही रह रहे हैं, कहा जाता है कि इंडिया में, और स्पेसिफिकली दिल्ली में स्मॉग जिसको बोलते हैं। तो पॉल्यूशन और विंटर्स मिलके जो प्रॉब्लम करता है, उससे हमारा ब्लड और थिकर हो जाता है। फिर एक और एल्डरली में बड़ी कॉमन चीज़ है, इन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली डायबिटिक्स में, तो दे गेट मोर ऑफ वायरल फ्लूज। तो फ्लू हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। तो कभी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा फ्लू की वजह से, या कोई भी रीज़न कैसा भी,
तो हमारा जो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में वो बढ़ जाता है। Correct. तो इन्फ्लेमेशन मार्कर जब बढ़ जाते हैं, जिसको हम कोविड टाइम्स में एक वैल्यू होता था जिसको बोलते थे CRP, तो CRP वैल्यू जब हाई होती है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में है तो आपका ब्लड और गाढ़ा जाता है, तो हार्ट अटैक होने के और चांसेस हो जाते हैं। इवन इफ देयर इज नो ब्लॉक इन योर आर्टरीज, यस, उसमें ब्लड रुक सकता है, क्लॉट बन के हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमारे पास यंग पेशेंट जो आते हैं, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं उनकी हार्ट अटैक के बाद, तो अराउंड 25% लोगों में, 30% लोगों में कोई ब्लॉक नहीं होता, ओनली क्लॉट होता है। अच्छा। हाँ, तो वी जस्ट रिमूव दोज क्लॉट्स, वी जस्ट डिसॉल्व दोज क्लॉट्स, वी डोंट इंटरवीन एनीथिंग, हम ना कुछ स्टेंट वगैरह नहीं डालते हैं उसमें। तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है एक्चुअली, स्पेशली इन विंटर्स। सर डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि आर्टरीज जब ब्लॉक रहती हैं, जैसे आपने इनिशियली बताया कि लोग कहते हैं 60% ब्लॉक है, कईयों को तो 90% ब्लॉकेज भी होता है, स्टंट डाला जाता है। तो ये स्टंट की लाइफ कितने ईयर्स की होती है? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि स्टेंट की लाइफ होती है, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल थिंग। तो स्टेंट के अंदर एक मेटल होता है, एलॉय होता है, उसमें दवाई होती है, पॉलीमर होता है। तो आजकल जो बेस्ट स्टेंट्स अवेलेबल हैं, थिनर स्टेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो अराउंड 98% ऑफ स्टेंट दे डू वेल फॉर ईयर्स। बट जिस वजह से आपकी ये बीमारी आई है, तो मान लीजिए आपको शुगर की वजह से आपके ब्लॉक आया था, तो और आपने स्टेंट डाला उसमें, तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो स्टेंट में तो ब्लॉक आएगा, बाकी जगह भी ब्लॉक आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक लाइफ। स्टेंट इज़ ए लाइफ सेविंग थिंग, जो स्पेशली हार्ट अटैक के टाइम में पहले तो हमें आर्टरी को पूरा ब्लॉक 0% कर देना, फ्लो रिस्टोर करना है। अदरवाइज वो एरिया जो होगा हार्ट का जिसमें सप्लाई नहीं जा रहा है, दैट विल बिकम डेड। उसको रिस्टोर करने का या तो स्टेंट है या बाईपास सर्जरी है। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। एक्यूट हार्ट अटैक्स में जो होते हैं, मेजर हार्ट अटैक स्पेशली, उसमें तो स्टेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, बट स्टेंट की लाइफ कितनी होती है वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके मेडिकेशन पे डिपेंड करता है। तो कुछ हमारे क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ हमारा फॉलोअप क्राइटेरियाज जो होते हैं कि अगर आप अपना बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL बोलते हैं, अगर आपको बार बार हार्ट अटैक हो रहा है तो LDL इवन कहते हैं कि 55 से नीचे होना चाहिए। पहले वैल्यूज होती थी 100, स्पेशली डायबिटिक्स में बोलते थे 70 से नीचे। बट नाउ अगर डायबिटीज़ है किसी को, स्मोकर है, हार्ट डिजीज हो चुकी है उसको, मल्टीपल स्टेंट डल रहे हैं बार बार, तो उसको तो अपना कोलेस्ट्रॉल 30 से नीचे रखना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल हाई होना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर वैल्यूज है, इफ़ यू कीप योर ब्लड प्रेशर वेरी वेल कंट्रोल, लाइक बिलो 130/80, बिलो 120/80, एल्डरली में बिलो 140/90, तो अगर आप ये रखेंगे तो रीब्लॉकेज के चांसेस कम है। अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे और स्टेंट डाल देंगे और पूछेंगे कि लाइफ कितनी है इसकी, तो वो नहीं, कोई लाइफ नहीं उसकी, है ना। तो हमें जिस वजह से बीमारी आई है और हम वही चीज़ स्टेंट के बाद कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली वो बंद हो जाएगा। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बट आजकल जो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन स्टेंट्स अच्छे वाले, उनका लाइफ बहुत अच्छा है, 98% दे डू वेल ओवर। सो जैसे विंटर्स में हमें ये बात ही हो रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा है, तो हमें क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम एकदम से सर्दी है, तो कभी ऐसा भी हो रहा है कि आप गर्मी भी फील कर रहे हैं, एकदम से मौसम में ड्रिफ्ट आ रहा है, उसमें बॉडी की रेजिस्टेंस कैसे रहे? मैं बोल रहा था आपको, जैसे बोलते हैं ना, एकदम से विंटर स्पेल आया, एकदम से 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ी, तो उसमें हार्ट अडेप्ट नहीं करता। फिर एकदम से गर्मी हो जाती है, हम एकदम से कपड़े उतार देते हैं। तो ये जो नॉन अडेप्टेशन है, सडन चेंज जो टेम्परेचर्स में होता है, तो हार्ट इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं होता उसमें। तो सडन विंटर्स में जैसे बताया, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सुगड़ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, एक तो अगर हम बाहर निकलें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ लेयर्स पहने, है ना, थिन लेयर्स पहने, ज़्यादा हैवी भी नहीं पहनना, थिन लेयर्स पहने, अपने फीट और अपने जो हैंड्स हैं उसको कवर रखें, अपने सिर को कवर रखें, कैप्स, स्पेशली एल्डरली में। अगर आपको वॉक करने जानी भी है, कोशिश कीजिए कि वॉक अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ना करें, लेट इवनिंग आवर्स में ना करें, बीच में जो थोड़ा सनी सा डे है या जब थोड़ा सा फॉग हट गया है, देन यू कैन गो आउट विथ पूरा कवर करके अच्छे से। क्योंकि जो हीट लॉस होता है हमारी पेरिफेरी से ज़्यादा होता है। तो अगर हमने उसको कवर कर लिया, लेयर्स पहन लिए हमने, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत हैवी क्लोथ्स पहन लिए और फिर आप वॉक कर रहे हैं, तो वो हार्ट नहीं ले पाएगा आपका, है ना। इतना वेट भी नहीं होना चाहिए। यू कवर योर सेल्फ वेल, और कुछ हॉट ड्रिंक्स लेके चले जाएं, लाइट हॉट ड्रिंक्स कुछ ले लें, हैवी मील्स लेके वॉक ना करें। क्योंकि जब भी हम हैवी मील्स लेते हैं और सिंपल मील भी खाते हैं, तो हार्ट डिजीज़ के लिए हमारा एक रिकमेंडेशन होती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए, कि आफ्टर स्पेशली जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं, कि आप खाने के बाद वॉक मत कीजिए। आप खाने के बाद आराम से बैठिए, सिंपल सा, लेटिए भी मत आप। क्योंकि जब खाना हम खाते हैं तो इंटेस्टाइन्स को ब्लड चाहिए, तो हार्ट का जो फोकस है अब वो इंटेस्टाइन्स हो गया, स्टमक हो गया, कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए फ्लो वहाँ बढ़ाना है। और उस टाइम में आप अगर वॉक करने चले जाएं, स्पेशली हार्ट डिजीज़ के पेशेंट, दैट कैन कॉज हार्ट अटैक। तो आप आराम से हल्का सा लाइट मील, हॉट मील लेके बाहर जाइए, कवर कीजिए अपने आप को, और ग्रेजुअल एक्सरसाइज शुरू कीजिए, एकदम से पेस मत पकड़ लीजिए।
5 मिनट स्लो चलिए थोड़ा सा, 10 मिनट पे और आगे आ जाइए, फिर 15 मिनट पे फिर अपनी स्पीड पे आ जाइए। और अगर आप पहले समर्स में 1 घंटा वॉक करते थे तो विंटर्स में ब्रेक कर दीजिए, आधा घंटा सुबह कर लीजिए, आधा घंटा दोपहर को कर लीजिए, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। और हो सके तो स्पेशली जो 75 ईयर्स के ऊपर लोग हैं वो घर के अंदर वॉक करेंगे तो बेटर रहेगा हमेशा। घर में काफ़ी एरिया होता है, बार बार करते रहे, छोटा होगा हाँ, बट दे कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एट होम एज कम्पेयर टू कि आप बाहर जाके 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो, और साथ में ब्लड प्रेशर को क्लोजली वॉच कीजिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक कीजिए। एस्पिरिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग ले रहे हैं पहले, ब्लड थिनर्स होते हैं, उसको मिस मत कीजिए। तो कई लोगों को जिनको पहले एंजिना होता है, जैसे मान लीजिए ग्रेड 2 का एंजिना है, तो उनको विंटर्स में उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, तो सिंपल हम मेडिकेशन बढ़ा देते हैं, ब्लड थिनर्स बढ़ा देते हैं, कुछ फ्लो, हार्ट का फ्लो बढ़ाने की दवाई होती है, हम उसको बढ़ा देते हैं, तो उससे उनके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। तो जिनको हार्ट डिजीज़ है डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक्स इन विंटर्स। एंजिना भी सिवियर हो सकता है, तो रेगुलर चेकअप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अपना ब्लड प्रेशर हफ्ते में 1-2 बार चेक कीजिए, शुगर लेवल चेक कीजिए, क्योंकि हम लोग विंटर्स में, स्पेशली इंडिया में, हमारी कंट्री में जो बहुत मीठी चीज़ें होती हैं जो हम विंटर्स के टाइम में खाई जाती है जी, एनर्जी के लिए हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उससे शुगर्स बढ़ जाते हैं, तो ब्लड थिक हो जाता है। तो ये सारे कारण जो है ना हमारा, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो इनको ध्यान रखेंगे तो विंटर्स कुछ नहीं कहेंगे हमें। डेफिनेटली। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया, तो जो कि प्रोन है, जिन्हें हार्ट अटैक्स आ भी चुके हैं, अब एक हेल्दी बॉडी है जिन्हें कभी अटैक्स नहीं आए, डेफिनेटली उनका अगर स्वीट टूथ है बट देन ही डजंट हैव एन डायबिटीज़, तो उनको किस चीज़ का ध्यान, जैसे रेगुलर चेकअप में क्या अपनी बॉडी के चेकअप्स देखते रहने चाहिए, ईसीजीज कराते रहने चाहिए? और ईसीजी खाली एक्चुअली, जब हम अगर ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। तो अगर हम ईसीजी पे जाते हैं खाली, तो ईसीजी केवल 10% बीमारी साइलेंट हार्ट डिजीज डायग्नोस कर सकता है। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हो चुका है या जिन लोगों को हार्ट अटैक चल रहा है, उनको तो ईसीजी की सेंसिटिविटी अच्छी वो पकड़ लेगा, बट जो साइलेंट हार्ट डिजीज है वो ईसीजी पे नहीं होती। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि मेरा ईसीजी ठीक है तो मेरे को हार्ट डिजीज नहीं है। तो उसके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं जिसको एकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, 5 से 10 मिनट का टेस्ट है। उससे हार्ट की पावर पता चल जाती है, उससे वैल्व्स का फंक्शन पता चल जाता है। और साथ में जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है टीएमटी टेस्ट, ट्रेडमिल वॉकिंग टेस्ट। हाँ, बट वो अपने आप मत कराइए, एक डॉक्टर से पहले सलाह ले लीजिए कि क्या मैं टीएमटी टेस्ट मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर टीएमटी टेस्ट आपका ठीक है, एको ठीक है, तो साइलेंट हार्ट डिजीज के चांसेस 5 to 10% है। आजकल एक नई और स्कोरिंग सिस्टम आ गया है जिसको हम बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर। तो हम लोग स्पेशली डायबिटिक्स में या जिनको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम एक सीटी कैल्शियम स्कोर कर रहे हैं। सीटी कैल्शियम स्कोर 10 मिनट का टेस्ट होता है, उसमें हम हार्ट में सीटी के माध्यम से कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। अच्छा। तो अगर आपका कैल्शियम स्कोर 100 से नीचे है तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम है। अच्छा। 400 से ऊपर है तो सीवियर डिजीज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी लेकिन एक किसी फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कराइए। बट ये कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स हैं। तो मान लीजिए आपको विंटर्स में एक्सरसाइज करनी है और आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो बेटर है कि आप अपने किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करें, ब्लड प्रेशर चेक कराएं अपना, रेगुलर खुद भी देखते हैं, शुगर चेक कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कीजिए, एक प्रिवेंटिव चेकअप कराइए। इफ़ एवरीथिंग इज ओके देन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। हम लोग तो आजकल हमने एक नई चीज़ यही फोर्टिस हॉस्पिटल में शुरू की है जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा। तो हम लोग एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बना के दे रहे हैं कि इस हफ्ते आपको ये करना है, जैसे वेट लॉस प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। तो हम लोगों ने ये भी किया है कि आप इस हफ्ते ये कीजिए, 2 हफ्ते बाद ये कीजिए, फिर आप ये इस पे आ जाइए। वेट्स कितने करने हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। मसल टोनिंग के लिए, स्पेशली इन एल्डरली, बिकॉज दे लूज मसल मास वेरी फास्ट। तो हम बताते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन आप वेट्स कर सकते हैं, बाकी 5 दिन एरोबिक्स कीजिए, कार्डियोस कीजिए, ये सारी चीज़ें। योगा कीजिए, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब मेरा एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि विमेन, अब अगर आप यहाँ पे रेशियो देखें, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं तो वो क्या मेन ज़्यादा होते हैं या अब विमेन में भी हार्ट अटैक्स पाए जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। पहले तो रेशियो अगर बात करें तो होता था 10:2, मतलब 10 में से 8 होते थे, 2 होते थे। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हो गया अराउंड 10 हार्ट अटैक आते हैं तो 4 विमेन होती हैं, 6 मेल्स होते हैं। यंग अगर बात करें तो यंग तो मेल्स ही ज़्यादा है, बट अराउंड पेरीमीनोपॉजल जो लेडीज हैं, विमेन, 40 से 50 साल, अर्ली मीनोपॉज भी आ रहा है, 40 से 55 साल की जो है वो ज़्यादा प्रोन हो गई है हमारे पास। तो अराउंड 50% ऑफ हार्ट अटैक इन विमेन अभी इस एज में हो रहे हैं। और इसका रीज़न जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, फिर ओबेसिटी है, वेट गेन, स्मोकिंग विमेन बहुत करने लगी है, फिर स्ट्रेस फैक्टर बहुत हो गया, अर्ली डायबिटीज़ हो गई है, अर्ली हाइपरटेंशन जो बीपी लोगों का हाई हो रहा है विमेन में स्पेशली। तो विमेन आजकल 4 होती हैं तो 6 वो होते हैं, ऐसे हैं।
तो दे आर, यू कैन से कि वी आर कम्पीटिंग ना, women are competing with men for heart attacks. तो उसका रीज़न यही है कि उनको ऑफिस में भी काम करना है, घर का भी काम देखना है, स्ट्रेस बढ़ गया, एक्टिविटी कम हो गई है, मेड्स पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट है, फ़ोन पे खाना आ जाता है। पहले तो किचन में आप थोड़ा कुक भी कर लेंगे तो थोड़ी एक्टिविटी हो जाती थी। फिर उनको अपना ध्यान, एक्चुअली दे इग्नोर देयर सिम्टम्स, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, उनको दोनों चीज़ देखनी है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, काम भी करना है, फिर वो इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को। सबसे सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि विमेन में सिम्टम जो है वो टिपिकल चेस्ट पेन बहुत कम होता है। अच्छा, 50% ऑफ विमेन दे कैन हैव चेस्ट पेन हियर, टिपिकल जो होता है ना लेफ्ट साइड में कंजेशन या जॉ में पेन जाना। ओके, 50% विमेन दे कम टू अस विद एटिपिकल सिम्टम्स। हाँ, एटिपिकल मतलब जैसे गैस हो रही है, बेल्चिंग गैस, स्वेटिंग हो रही है, फटीग हो रहा है, 6 दिन से कमजोरी आ गई, इतना फटीग हो गया, एकदम से हमारे पास इमरजेंसी में तो हार्ट अटैक चल रहा है। तो ये सिम्टम्स भी हैं, अगर परसिस्टेंट है, जो आपको पहले नहीं होते थे और अब हो रहे हैं, तो एकदम से उसका चेक कर लेना चाहिए, ईसीजी से, एको से, जो भी है। मतलब एक फिजिशियन के पास जाना जरूरी है अगर कोई भी परसिस्टेंट एटिपिकल सिम्टम्स है। सो यहाँ पे मेरे विमेन जो वॉच कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं उनको ये कहूँगी कि अपने किसी भी सिम्टम को प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए। इट कुड बी अ साइलेंट अटैक। और जिस तरह का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल चल रहा है, यू हैव टू मैनेज ऑल द शो ऑन योर ओन। तो उस हिसाब से अगर आपकी लाइफ में अगर कहीं आप ऐसा स्ट्रेस लेके अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी हमें इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब मिल चुका है। वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड द सिम्टम्स। नाउ डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए आप इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन फॉर यू कि आप खुद भी बहुत स्ट्रेस में रहते होंगे, बिकॉज आपके पास ऑन एंड ऑफ ऐसे किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में आपको आते होंगे। ऑफ कोर्स एक इमोशनल कंटेंट तो रहता ही है कि आप अपने घर के एक फैमिली ओकेजन में हैं, लेकिन आपके पेशेंट्स आपके लिए बहुत प्यारे होंगे। तो आपका कोई ऐसे जीवन की ऐसी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहें, और आपका कैसे मैनेज करते हैं अपना स्ट्रेस? तो ऐसा मतलब ऐसे तो बहुत ओकेजन्स आते रहते हैं, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट डे यू आर गेटिंग वन हार्ट अटैक एट नाइट, तो सोने को बहुत कम मिलता है। और फिर हम लोग तो बहुत व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम हार्ट अटैक के पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप क्लिनिक आ जाइए या हॉस्पिटल आ जाइए। अगर कोई किसी को ट्रीटमेंट किया आपने और उसका ब्लड प्रेशर घर पे चल के उसको दवाई सूट नहीं करी या बीपी कंट्रोल नहीं, तो आई कांट से कि वेट फॉर 12 घंटे आप कल आइए। तो मैं तो खासकर काफ़ी व्हाट्सएप पे जवाब देता रहता हूँ। तो कुछ ओकेजन्स थे, हाँ, ऐसे मेरे लास्ट बर्थडे पे भी इन नवंबर लास्ट ईयर, तो आई हैड 5 हार्ट अटैक्स ऑन दैट डे, ऑन द सेम डे, नवंबर, बिकॉज विंटर्स अभी शुरू हुए थे। तो मतलब विद इन 12 आवर्स, शाम को शुरू होकर रात तक, तो आई वाज लाइक अस्पताल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो 5 हार्ट अटैक के करीब थे। तो मतलब आज तक ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं, नेवर हैपेंड इन माय लाइफ दैट। और सारे ऑलमोस्ट यंग पेशेंट्स थे एंड ऑल सर्वाइव्ड। तो यू गेट दैट फीलिंग कि भाई, क्योंकि डॉक्टर का जो हमारा काम ही है टू सेव लाइव्स, तो वी ट्राई टू गिव बेस्ट टू आवर पेशेंट्स। तो देयर इज़ नो टाइम, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आज रात है, सो रहे हैं, वो कर रहे हैं। देयर इज़ आवर फोन इज़ नेवर साइलेंट। और ये केवल हार्ट के डॉक्टर्स के साथ नहीं, आई थिंक सब डॉक्टर्स के साथ है। द प्रोफेशन इज़ लाइक दैट, इट इज़ डिमांडिंग एक्चुअली। तभी तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप ही बोलते हैं। एंड आई एम श्योर दिस फीलिंग विद ऑल दैट स्ट्रेस जिस तरह से आप मैनेज करते हैं, तो इट्स काइंड लाइक रियली कमेंडेबल। डॉक्टर साहब, अब मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे डाइट की भी बात करी, तो मैं एक क्विक इससे जानना चाहती हूँ कि विंटर्स आ गए तो हमें ऐसे कौन सी डाइट लेनी चाहिए ताकि हम इस तकलीफ तक पहुँचे ही ना। तो एक तो हमें ना शॉर्ट मील्स खाना ठीक रहेगा हैवी मील्स की बजाय, क्योंकि आप हैवी 3 मील्स खाएंगे, जैसे इंडिया में हमारा होता है, हमारा सिस्टम है हमारा हिंदुस्तान में, तो वो 3 हैवी फैटी मील्स खाएंगे अगर, तो हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उसको टाइम दें, शॉर्ट मील्स ले लें, और मीठी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, फ्राइड मीठी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, और हॉट फ्लूट्स लेते रहें, सूप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। वेजिटेबल और फ्रूट्स को मिस ना करें। कई लोग कहते हैं विंटर्स में फ्रूट खाने का मन नहीं करता, ठंडे से होता है ना, तो लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रूट फाइबर इंटेक अच्छा रखें, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। सॉल्ट कम खाएं, क्योंकि यूजुअली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया, इनएक्टिविटी की वजह से, खाने की वजह से। तो अपना फैटी फूड को थोड़ा कम रखें, क्योंकि टेंडेंसी होती है विंटर्स में फ्राइड फूड खाने की, कि इससे हमें गर्मी मिल रही है। नॉन वेजिटेरियन फूड को थोड़ा लिमिट करें, हफ्ते में 1-2 बार ठीक रहता है। ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्पेशली क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में सॉल्ट बहुत होता है, आप सॉल्ट ज़्यादा डालते हैं उसमें। ग्रिल टाइप्स का खा सकते हैं अगर आपको शौक है। एग खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग इज़ ए गुड थिंग। तो ज़्यादा हैवी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ना खाएं जैसे होता है। साथ में
जैसे मैंने बताया कि स्मॉल मील्स खाएं, हर 4 घंटे पे कुछ खाते रहें, फ्लूट्स लेते रहें, पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग विंटर्स में पानी कम पीते हैं, तो पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। स्पेशली अगर हम हार्ट फेलियर पेशेंट्स की बात करें, जिन लोगों को हम बोलते हैं कि पानी कम पिए, तो उसमें स्वेटिंग एक्चुअली होती नहीं है, तो हम थोड़ा सा पानी कम कर देते हैं। तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। किडनी के पेशेंट खासकर जो बहुत कॉमन है हार्ट डिजीज़ के साथ, तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने को चेक करते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा, मतलब इम्पॉर्टेंट यही डाइटरी टिप्स हैं। नट्स इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए हमें, ज़्यादा जो मैदे वाली चीज़ें हैं, ब्रेड वाली चीज़ें हैं, ये सब थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। ये तो एक कॉमन फैक्टर है और हम सबसे ही सुनते हैं कि फॉर अ गुड डाइट यू हैव टू एक्चुअली सी, और काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट भी हमें यही बताते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू आर टेलिंग द एब्सोल्युटली राइट बैक थिंग। बट ये हम देख रहे हैं बच्चों में ये बहुत है, और अब बच्चों के लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुके हैं, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन कि उनका जो स्केड्यूल्स आफ्टर कोविड, जो ये उनका रह गया कि दे आर मोर ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, विच इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, बट उनका जो ध्यान है टुवर्ड्स दैट है, और उनकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आपके पास बहुत छोटी उम्र का भी पेशेंट आया है? या तो अभी ये बात है करीब 1 साल पहले की, जिसमें अराउंड 19 ईयर्स का एक लड़का हमारे पास आया था हार्ट अटैक के साथ। अभी 4 दिन पहले एक 24 साल का लड़का आया। तो जब हार्ट अटैक होता है तो उसको डिजीज़ प्रोसेस शुरू होने में 4-5 साल लगते हैं। तो जो 19 साल का है तो उसको प्रोसेस 15 साल पे शुरू हो गया होगा। उसका रिस्क फैक्टर क्या था? ओबेसिटी। वो घर बैठ के टॉपर था वो। अच्छा। हाँ, एवरी सब्जेक्ट ही टॉप्ड, बट वो घर बैठ के केवल पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ रहा था, ऑनलाइन खाना मंगा रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था। फिर स्ट्रेस भी था साथ में, सोना नहीं, स्लीपलेसनेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, compete करना है उसको उसमें ना। तो ये एक तो ये फैक्टर्स होते हैं इसमें जो बच्चों की उसमें हो रहे हैं। फिर जैसे मैंने बताया था, वज़न ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोशल मीडिया पे इतना है, कुछ चीज़ ज़रा सी देखते हैं तो अपने अंदर ले लेते हैं उसको। वो उसकी वजह से, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से कि सब पे वही अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये कुछ रीजंस हैं। फिर कुछ स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स, कुछ हमारी जो बैड हैबिट्स हैं वो बहुत कॉमन हो गया। अल्कोहल इंटेक बहुत कॉमन हो गया, स्पेशली विंटर्स में। अगर ये देखा गया था कि अगर कोई भी विंटर्स में अगर 2 to 3 ड्रिंक्स से ज़्यादा एवरी वीक लेता है तो ही इज़ मोर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज़। तो यंग लोगों में आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर है, तो उसमें तो ये बहुत अल्कोहल स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, थर्ड डे पार्टीज़ हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ गए हैं। तो अगर मेरे क्लिनिक में कोई आता है हार्ट प्रिवेंशन चेकअप के लिए, तो प्री डायबिटीज़ एंड प्री हाइपरटेंशन ये तो बड़ा कॉमन है। तो हम बॉर्डरलाइन बीपीज़ देखते हैं, जैसे 124/94, एंड दे थिंक दैट 94 इज़ ओके। प्री डायबिटीज़, जिसको हम HbA1c लेवल्स बोलते हैं, 3 मंथ्स का एवरेज जो होता है, तो उसको कॉमन, जो बड़ा कॉमन फाइंडिंग है, 6.2, 6.3 प्री डायबिटीज़। तो 50% ऑफ पेशेंट विद प्री डायबिटीज़ दे विल प्रोग्रेस टू डायबिटीज़ इन कमिंग ईयर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अपने डॉक्टर के पास जहाँ देखें एबनॉर्मल रिपोर्ट है, गो टू योर डॉक्टर। तो 100 LDL कोलेस्ट्रॉल सबके लिए नहीं है, कईयों को 70 भी चाहिए, 30 भी चाहिए, 130 भी किसी के लिए ओके है। जो फिजिकली एक्टिव है, जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, 130 LDL कोलेस्ट्रॉल इज ओके। क्योंकि हम अपना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं सकते, HDL जो होता है, जो इंडियन जेनेटिक्स में है, बट हमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे तो यंग हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है, जो आज की डिमांड है एक्चुअली। वी आर लूजिंग यंग पीपल, एंड दैट्स वेरी वेरी सैड। सो यहाँ पे फिर से हमें बात पता चली कि फ्रीक्वेंट चेकअप्स, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहीं आपकी बॉडी में ये डिजीज़ पनप तो नहीं रही है। एक 19 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आता है तो ये हमारे पूरे देश के लिए और हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि कुछ तो ऐसा होगा कि वो बच्चे के अंदर कहीं तो ऐसा स्ट्रेस चल रहा होगा, या कोई ऐसी हैबिट होगी जो वो हार्ट स्ट्रोक तक ले गई। सर, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, रादर आपका मैसेज, द होल नेशन इज़ वॉचिंग, लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, आपका एक मैसेज फॉर एवरीवन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिंदुस्तान में अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट डिजीज़ की बात करें, तो वो है हमारी लाइफस्टाइल। तो मैं सिंपल ये बोलना चाहूँगा कि जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप चलते रहिए, बैठिए चलिए, बैठिए चलिए, खाने का ध्यान रखिए, फैटी मील्स मत खाइए, शुगर्स का इंटेक बहुत कम कर दीजिए, सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए, और मिथ्स पे मत जाइए।
कोई भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। योर डॉक्टर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वो कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना प्रेशियस वक्त हमें दिया। आई नो यू बिन वेरी बिजी और हमें आपको यहाँ तक लाने के लिए बहुत वक्त लगा, बट थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। एंड आई रियली होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। और व्यूवर्स इस एपिसोड को ना ही खुद देखिएगा बल्कि सबको दिखाइएगा, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर संजीव के पास जाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई तकलीफ आ रही है तो डॉक्टर साहब इज़ अवेलेबल एट फोर्टिस, ही विल बी अ ग्रेट गाइडेंस। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड व्यूअर्स, मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ विद न्यू गेस्ट एंड नई खास बातें लेके। तब तक जुड़े रहिए और हाँ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।